नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है 24 के चौसर का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बात 5वें चरण की, जिसमें सबसे खास हो चला है उत्तर प्रदेश, क्योंकि 5वें चरण और उसके बाद भी जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां कई जगह फाइट नेक टू नेक नजर आती है। इसमें अमेठी, रायबरेली, आजमगढ़, जौनपुर के साथ साथ कैसरगंज साख का सवाल बना हुआ है। दरअसल चौथा चरण समाप्त होने के साथ ही यूपी की आधी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन अब जिन 41 सीटों पर चुनाव होना है उसमें खासकर पूर्वांचल में जहां बीजेपी की गाढ़ी नजर है, गठबंधन बीजेपी को 2019 के मुकाबले बड़ा डेंट लगाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहा है। तो कितना बदला है चुनाव का समीकरण? देखिए, दिल्ली की कुर्सी और 80 किसकी? चार चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। देश की सत्ता का वो केंद्र जहां से देश की राजनीति की रूपरेखा तैयार होती है, जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, जिसको जिसने जीता उसके लिए दिल्ली की गद्दी का रास्ता आसान हो गया, और वो सूबा है उत्तर प्रदेश। 2024 के सियासी अखाड़े में 4 राउंड का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन बाकी के राउंड में जो राज्य सियासत का एपिसेंटर बना हुआ है वो है 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश। वहां से जगह करें जहां अभी 41 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। ऐसे में देश के पीएम से लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन के दिग्गजों ने अब यूपी में अपना डेरा डालना शुरू कर दिया। एनडीए का झंडा बुलंद करने के लिए पीएम मोदी ने आजमगढ़, जौनपुर और भदोही में जनसभा की। साथ ही पूर्वांचल में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। साथ ही विपक्ष पर हमला करने से भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने राहुल अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा, खटाखट। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने यूपी की जनता को ठगने का काम किया। दलित, शोषित और वंचितों का इस्तेमाल अपने हित साधने के लिए किया। सपा कांग्रेस की राजनीति का सबसे ज्यादा नुकसान यूपी को हुआ है। गुंडाराज, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद, सपा की इस राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान आप सब मेरे देशवासियों को हुआ है। एक तरफ मोदी लगातार विपक्ष पर हमलावर दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन मोदी के दावों को झूठा करार दे रही है। लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं अखिलेश ने कहा कि इस बार सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता इन 140 सीटों के लिए तरसा देगी। जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं। लोकतंत्र के महापर्व में आधी लड़ाई खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब 3 चरण बचे और 5वें चरण के मतदान में यूपी की 14 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं, जिसमें लखनऊ,
रायबरेली, अमेठी, मोहनलालगंज, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा लोकसभा सीट शामिल है। पांचवें चरण के रण में यूपी की कई ऐसी सीटें जिन पर खास तौर पर नजर रहने वाली। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट और प्रत्याशियों की बात करें तो रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी, लखनऊ से रक्षा मंत्री और बीजेपी कैंडिडेट राजनाथ सिंह, अमेठी से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी और फैजाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह की किस्मत का फैसला पांचवें चरण में होगा। रायबरेली को लेकर प्रतापगढ़ में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर करारा हमला किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रायबरेली की जनता राहुल गांधी को खटाखट घर भेजेगी। वहीं प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी महिलाओं से भी ज्यादा कपड़े बदलते हैं, वो झूठों के सरदार हैं। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट। मोदी जी वाराणसी के सांसद हैं, कितने गरीबों के घर गए हैं, कभी किसी किसान के साथ देखी है फोटो उनकी? कभी? अरे चेहरे पे एक वो सिलवट नहीं है, चमक रहे हैं हमेशा, पूरी हमसे ज्यादा चमकती है, महिलाओं से ज्यादा। हम तो थके धूल से लिप्त। जो भी नेता है कष्ट उसको करना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कितना बड़ा नेता हो। जी हाँ, तो इस प्रकार निशाना साधा जा रहा है। चौथा चरण खत्म होने के साथ ही चुनाव प्रचार और तीखा हो चला है, और क्योंकि यूपी से ही दोनों पार्टियों के शीर्ष चेहरे यानी कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी चुनावी दंगल में हैं, और इसलिए भी यूपी का रण और भीषण नजर आता है। 80 सीट यहां पर दांव पर है। तो किन दिग्गजों की किस्मत पांचवें चरण में किनकी साख दांव पर लगी है, आइए आपको दिखाते हैं। उनके लिए चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं और कैसे उससे पार पा सकते हैं, आपको दिखाते हैं। पहले एक एक करके देखिए। सबसे बड़ी सीट ये देखिए, राजनाथ सिंह, लखनऊ की सीट है, जहां पे राजनाथ सिंह बीजेपी के कैंडिडेट, 2 बार के सांसद, रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से लखनऊ मध्य के भी विधायक रह चुके हैं। बीएसपी ने जिन पर दांव खेला है, सरवर मलिक है, बीएसपी से लखनऊ उत्तरी से विधायकी का चुनाव वो लड़ चुके हैं, विधायकी का चुनाव मात्र लड़ा है। अब आगे आपको दिखाते हैं दूसरी अहम सीट है जहां पर एक चुनाव नजर रहने वाली है। लखनऊ के बाद बीजेपी का जो गढ़ भी माना जाता है एक तरीके से। अच्छा ये देखिए, ये अगर लखनऊ की बात करें तो बीजेपी का गढ़ है, यहां इनकी क्या स्थानीय लेवल पर ये काफी मजबूत माने जाते हैं, ये इनकी पकड़ है। सरवर मलिक की बात करें, अल्पसंख्यक वोटर से इनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, हालांकि कितना इनके खाते में जाएंगे वो अलग बात है। दूसरी एक और बात है, सवर्ण और ओबीसी वोट बैंक का साथ मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि राजनाथ सिंह का अपने आप में चेहरा काफी है, लेकिन इसके बावजूद अगर समीकरणों के लिहाज से सोचें तो फिर सवर्ण और ओबीसी जो कि एक वोट बैंक इनके साथ रहा है, इस चुनाव भी काम आएगा। दलित, एससी, एसटी वोट बैंक से उम्मीद है, उधर देखिए मुस्लिम वोट बैंक के साथ उनके जाने की उम्मीद है। ऐसे में बीएसपी ने सरवर मलिक पर दांव खेला हुआ है। अगली सीट आपको दिखाते हैं, रायबरेली। राहुल गांधी जिन्होंने सबसे ज्यादा दिलचस्प बना दिया इस चुनाव को, पहली बार रायबरेली से चुनावी मैदान में। 2019 में देखिए दिनेश प्रताप सिंह की जब आप बात करते हैं तो सोनिया गांधी के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा देखिए गांधी परिवार का फायदा मिलेगा, क्योंकि यहां पर गांधी परिवार, कांग्रेस नहीं गांधी परिवार को लोग वोट देते हैं, यह कहा जाता है। दिनेश प्रताप सिंह स्थानीय नेता के तौर पर एक अच्छी पहचान है, काम भी करते रहे, लोग उनको जानते हैं। इसका कितना फायदा मिलेगा ये देखना होगा। कांग्रेस की जीत का अंतर कम हुआ है, ये एक चिंता की बात है। इधर देखिए बीजेपी का हालांकि ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आता है। कैसे आपको बता दें, दरअसल दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के सामने ये चेहरा इसलिए भी चुनौती माना जा रहा है क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स रायबरेली से अब तक पिछले चुनाव तक दरअसल सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़े थे, उनमें सबसे ज्यादा वोट प्रतिद्वंदी के तौर पर दिनेश प्रताप सिंह को मिला था। और राहुल गांधी पहले अमेठी से चुनाव हार चुके हैं, तो यहां पर एक फाइट मानी जा रही है। अब देखिए अमेठी सीट आपको दिखाते हैं। स्मृति ईरानी वर्तमान सांसद है, पहली बार केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि रायबरेली अमेठी में काम करते रहे हैं। दूसरी बड़ी बात जो इनके पक्ष और खिलाफ में जाती है, 2009-19 में राहुल गांधी को हरा चुकी हैं 55,000 वोटों के अंतर से, गांधी परिवार के करीबी हैं। और रायबरेली अमेठी में फिर एक इनकी पहचान है, गांधी परिवार के करीबी होने के नाते भी। 2000 आगे देखिए,
एक और सीट आपको दिखाते हैं, कैसरगंज। अब देखिए, कैसरगंज में करुणाभूषण सिंह बीजेपी, ये चेहरा हालांकि आप पहचान सकते हैं सीधा सीधा, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे, वर्तमान सांसद के बेटे हैं। इधर भगत राम मिश्रा देखिए इलाके में जमीनी नेता की ये छवि रखते हैं, ऐसे में इनकी पहचान मानी जाती है। पिता पर लगे आरोपों से नुकसान की आशंका इधर नजर आती है। अगला तो ये कुल मिलाकर के ये सीट्स है जहां पर सबसे ज्यादा टफ फाइट मानी जा रही है। अब यहां पर क्या किला बचा पाएंगे, गढ़ को नुकसान पहुंचेगा, ये देखना इस चुनाव में, क्योंकि डेंट दोनों ओर से लगाने की कोशिश हो रही है। किसकी जीत किसकी हार ये देखना बाकी है। पूर्वांचल इसमें सबसे अहम हो जाता है। देश की सत्ता में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जिसने यूपी की 80 सीटों को साध लिया उसका संसद में राज तिलक कंफर्म है। ठीक उसी तरह अगर यूपी का दिल जानना हो तो पूर्वांचल को अपनी मुट्ठी में करना जरूरी हो जाता है। यही सत्ता का समीकरण है और यही राजनीति का अंक गणित भी है। यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार पूर्वांचल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि यहां से लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। ऐसे में पूर्वांचल को साधना अहम हो जाता है। आज इस क्षेत्र से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निकल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे निकलने जा रहा है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल सेंटर, कृषि उत्पादन केंद्र और फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगे। आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की बपौती बनाया था वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। अगर सबसे ज्यादा लूटने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और अब ये हमारी जान के पीछे तो पड़े ही थे, अब हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसके भी पीछे पड़ गए। ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का है, बल्कि ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। यूपी की सियासत में पूर्वांचल बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि पूर्वांचल में राज्य की 32% आबादी रहती है और यहाँ से राज्य की 26 लोकसभा सीटें आती हैं। ऐसे में पीएम मोदी भली बात समझते हैं कि बिना पूर्वांचल के यूपी साधना मुश्किल है। हालांकि पूर्वांचल में खेती किसानी करने वाले किसानों की तादाद ज्यादा है। ऊपर से किसानों की नाराजगी की वजह से पीएम मोदी लगातार पूर्वांचल में सक्रिय हैं। पूर्वांचल की बात की जाए तो 5 हॉट सीट ऐसी हैं जहां पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस बार इन सीटों पर एनडीए बनाम इंडिया की फाइट टफ मानी जा रही है। पहला है आजमगढ़। यह अखिलेश का एमवाई समीकरण का टेस्टिंग ग्राउंड है। बीजेपी के लिए उपचुनाव की जीत बरकरार रखने का दबाव है, क्योंकि ये वही सीट है जहां 2022 के उपचुनाव में राजनीति में नए नवेले बीजेपी के कैंडिडेट निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दी। दूसरा है गाजीपुर। यहां से अफजाल अंसारी को सपा ने कैंडिडेट बनाया। बीजेपी के लिए यहां मुश्किल रास्ता है, क्योंकि मोदी लहर में भी पिछली बार अफजाल अंसारी ये सीट निकाल ले गए थे। तीसरा है जौनपुर। यहां बीजेपी बनाम बसपा की लड़ाई है। 2019 में बसपा ने यहां से जीत दर्ज की थी। चौथा है लालगंज एससी सीट। फिलहाल ये सीट बसपा के पास है। दलित सुरक्षित सीट है। लालगंज में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। 5वीं सीट है घोसी। बसपा के पास है। राजभर और चौहान वोटर सबसे ज्यादा। ओपी राजभर के बेटे पर बीजेपी ने जताया भरोसा। यानी पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन इस रणनीति के तहत बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचा सकता है। लेकिन अगर ये चुनाव मुद्दों और धार्मिक ध्रुवीकरण के बीच फंसा तो सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर कुछ भी बोलना जल्दबाजी है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी की सियासत में जाति फैक्टर बहुत मायने रखता है। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव में मुद्दे काम करें या न करें, लेकिन जातियां जरूर काम करती हैं। कैंडिडेट कितना योग्य है वोटर ये बाद में देखता है। पहले ये देखता है कि विधायक या सांसद के लिए जिस उम्मीदवार को उसे वोट देना है वो किस जाति का है, वो उसकी जाति का है या नहीं। ऐसे में पूर्वांचल को साधना इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए काफी चुनौती भरा है।
इसके लिए यहां के जातिगत समीकरण को समझना जरूरी हो जाता है। और अब यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि पूर्वांचल में किस जाति की हिस्सेदारी कितनी है। और एक अनुमान के मुताबिक पूर्वांचल में आपको बताते हैं, चलिए कितनी किसकी आबादी देखिए सबसे ज्यादा स्टेक पर, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच, एनडीए के बीच ये सीधी सीधी लड़ाई है तो जातीय समीकरण यूपी में नकारा नहीं जा सकता। इस बात को आप जान लीजिए। मुसलमान देखिए 15 से 16%, यादवों की आबादी 13 से 14%, जो कि सीधा सीधा एक बड़ा वोट बैंक, कोर वोट बैंक समझा जाता है। समाजवादी पार्टी का दलित, एक बार फिर लाइए, दलित वोट बैंक देखिए कुल मिलाकर के 20 से 21% हम आपको दिखाती है। पूर्वांचल का जातीय समीकरण इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आपको हमने कई बार बताया भी है, और ये जान लीजिए कि पूर्वांचल ही वो गढ़ है जहां पर 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी कमजोर हुई थी। एक बार फिर पहला ग्राफिक्स आप डालिए, देखिए मुसलमान 15 से 16%, यादव 13 से 14%, दलित 20 से 21% है, ब्राह्मण 9 से 10% बीजेपी का वोट बैंक, राजपूत भी 6 से 7%। ये पूर्वांचल का जातीय समीकरण। इसके अलावा भी कई वोट बैंक है जिनकी शिफ्टिंग इधर या उधर होती है तो चुनाव में व्यापक असर डालती है। निषाद 3 से 4%, राजभर 3 से 4%, कुर्मी 4 से 5%, मौर्य इनकी भी आबादी 4 से 5% के बीच है। लेकिन ये जो पूर्वांचल में इतना जोर नजर आ रहा है बीजेपी का, आखिर इसका कारण क्या है? क्यों मुस्लिम पूर्वांचल में भाजपा की जब अगेंस्ट जाते हैं और फिर उसमें यादव भी जुड़ जाते हैं तो वो सीधा सीधा एक बड़ा व्यापक असर डालते हैं? तो इसके पीछे है समाजवादी पार्टी, और इसी सोच के साथ कांग्रेस ने इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। लेकिन जो आज अखिलेश यादव ने कहा, क्या 140 सीटों पर वाकई सिमटने जा रही है बीजेपी, या फिर लड़ाई जो टफ नजर आ रही है वो इंडिया बनाम एनडीए में एनडीए को एक बड़ी लीड 400 पार तक पहुंचा कर रहेगी? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला। बने रहिए।